अब हम ये सीखने वाले हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि पूरी ही किरण प्रकाश की में हम ये मानकर चलते हैं कि प्रकाश किसी भी प्रकाश स्रोत से निकल करके एक सरल रेखा में चलता है और इस सरल रेखा को हम कहते हैं प्रकाश की किरण। तो मान लीजिए कि एक प्रकाश किरण प्रकाश स्रोत से निकल करके दो माध्यमों को बांटने वाली सीमा से आकर के टकराती है। तो जो किरण आकर के टकराती है उसे तो हम कहते हैं आपतित किरण। जिस बिंदु पर यह आकर टकराती है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर अगर हम कोई लंब डाल दें सीमा पर तो यह लंब कहलाता है अभिलंब। तो देखा क्या जाता है कि कुछ प्रकाश तो इस सीमा से टकरा करके वापस लौट जाता है जिसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। वो हम पढ़ चुके हैं काफी डिटेल में। और साथ ही प्रकाश का कुछ भाग ऐसा भी होता है जो दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, लेकिन जब वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दो संभावनाएं होती हैं कि दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर वो अभिलंब की तरफ मुड़ भी सकता है या फिर अभिलंब से दूर भी हट सकता है। तो ये जो प्रकाश की घटना है जिसमें जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे और माध्यम में प्रवेश करते ही उसके जो संचरण की दिशा है, उसके चलने की जो दिशा है वो प्रारंभिक दिशा से परिवर्तित हो जाए, तो ये घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। और ये जो प्रकाश किरण है जो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है उसे हम कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कहलाता है अपवर्तन कोण, जबकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कहलाता है आपतन कोण। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाए, तो फिर हमारा ये अपवर्तन कोण होगा लेकिन आपतन कोण वही रहेगा। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद अगर ये हमारी अपवर्तित किरण अभिलंब की तरफ झुकती है और झुकने पर होगा क्या कि हमारा जो अपवर्तन कोण है वो आपतन कोण की तुलना में कम होगा। तो ये जो हमारा दूसरा माध्यम है जिसमें अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कम है, तो ये माध्यम कहलाएगा हमारा सघन माध्यम। और जिस माध्यम में हमारी प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच का कोण कम होता है, जैसा कि माध्यम एक में है, तो ये माध्यम कहलाएगा विरल माध्यम। विरल को हम इंग्लिश में कहते हैं रेयर और सघन को इंग्लिश में कहते हैं डेंसर। ये इस प्रारंभिक स्थिति 1 के लिए है। और अगर मान लो ये हमारी प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती तो आप क्या देखते हैं कि ये हमारा अपवर्तन कोण जो है R वो आपतन कोण की तुलना में ज्यादा होता। तो ऐसी स्थिति में ये जो हमारा माध्यम 2 है जिसमें किरण और अभिलंब के बीच का कोण ज्यादा है वो तो कहलाता विरल। और ये जो हमारा पहला माध्यम है जिसमें कोण कम है वो कहलाता सघन माध्यम। तो आपको विरल और सघन माध्यम के बारे में ये पता कर लेना है कि जिस भी माध्यम में प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच का कोण कम होता है उसे तो हम कहते हैं सघन माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच का कोण ज्यादा होता है उसे हम कहते हैं विरल माध्यम। अब ये जो प्रकाश का अपवर्तन है इससे संबंधित स्नेल ने कुछ प्रयोग किए जिसके बाद उसने 2 नियम दिए जिन्हें हम कहते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन का पहला नियम ये कहता है कि ये जो हमारी आपतित किरण है जो प्रकाश स्रोत से निकल करके आती है और ये जो हमारी अपवर्तित किरण है जो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब है वो तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने का मतलब यह है कि अगर ये आपतित किरण हमारी बोर्ड पर है, ये हमारी अपवर्तित किरण भी बोर्ड पर ही है, तो ये जो अभिलंब है वो भी बोर्ड पर ही होगा। तीनों एक साथ कट होने चाहिए। तो अगर तीनों ही एक साथ कट हो जाएं तो वो एक ही तल में कहलाते हैं। बिल्कुल इससे मिलता जुलता हमारा एक परावर्तन का भी नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये जो पहला नियम है वो अपवर्तन और परावर्तन दोनों के लिए एक जैसा है। और अपवर्तन से संबंधित जो दूसरा नियम है उसे हम कहते हैं स्नेल का नियम। इस नियम के अनुसार ये जो हमारा आपतन कोण है इसकी जो ज्या है जिसे हम लिखेंगे क्या, साइन आई। ज्या को इंग्लिश में हम कहते हैं साइन। और ये जो हमारा अपवर्तन कोण है इसकी जो ज्या होगी साइन R। इन दोनों का जो अनुपात है वो बराबर होगा माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है उसके। अब ये जो अपवर्तनांक है वो अभी हम डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है, लेकिन कहीं पर अगर n to 1 लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है
कि दूसरे माध्यम का हम अपवर्तनांक पता कर रहे हैं पहले माध्यम के सापेक्ष। जो अपवर्तित किरण से संबंधित माध्यम है उसे हम दूसरा माध्यम कह रहे हैं, और जो आपतित किरण से संबंधित माध्यम है उसे हम प्रथम माध्यम कह रहे हैं। और ये जो N21 है उसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हमें पहले माध्यम के अपवर्तनांक से विभाजित करना है, और ये दोनों ही माध्यमों के जो अपवर्तनांक है वो निर्वात के सापेक्ष निकाले जाते हैं। और देखिए, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित एक बहुत ही जरूरी बात जो आपको याद रखनी है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर ये जो प्रकाश है वो अपने संचरण की दिशा तब बदलता है जब वो तिर्यक कोण पर आकर के उस सीमा से टकराता है जो दोनों माध्यमों को बांट रही है। मतलब ये जो हमारा आपतन कोण है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का, वो ना तो 0 होना चाहिए और ना ही 90 अंश होना चाहिए। अगर वो 0 से 90 के बीच में है तो ये प्रकाश के संचरण की दिशा माध्यम के बदलने पर बदलती है। अगर हमारा आपतन कोण 0 हो जाता है, मतलब प्रकाश किरण अभिलंब के अनुदिश ही आकर के टकराती है, तो कोई भी प्रकाश के संचरण की दिशा में परिवर्तन नहीं होता। वो जैसे आ रही थी और सीधी ही अभिलंब के अनुदिश ही दूसरे माध्यम में भी संचरण करती है। और अगर ये 90 अंश का कोण हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि प्रकाश किरण जो है वो हमारी दोनों माध्यमों को जो बांटने वाली सीमा है उसके समानांतर जा रही है, तो वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी ही नहीं। तो अगर ये हमारा प्रकाश तिर्यक आपतित होता है तो अपवर्तन जैसी घटना देखी जा सकती है। तो अब आपको ये पता लग ही गया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, अपवर्तन से संबंधित नियम क्या है। लेकिन ये जो स्नेल का दूसरा नियम है उससे संबंधित आंकिक प्रश्न करने से पहले आपको ये पता हो डिटेल में कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो चलिए पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि अपवर्तनांक क्या है, उसको किस तरह से परिभाषित किया जाता है और उससे संबंधित किस तरह के हमसे आंकिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।